गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक चैप्टर हमने पीएमसी के सिलेबस के हवाले से वो डिस्कस किया है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर नर्वस कोऑर्डिनेशन में आएंगे। ठीक है ना। जो हमारे यहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट बैठे हैं जो इम्प्रूवर्स भी हैं ऑनलाइन वगैरह। अब न्यू सिलेबस होगा, आप अपने तौर पे पढ़े हैं तो उतना पुराना हुआ, आपकी मर्जी है। अब ये इस सेशन के अंदर में न्यू सिलेबस होगा जो आप खुद ही जो है आप उनको पुराने को जहन में रखें या जो कुछ करें। ठीक है ना। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन पे हम आते हैं कि कोऑर्डिनेशन सबसे पहले क्या होती है। कोऑर्डिनेशन की मैकेनिज्म को हम समझेंगे। सबसे पहले ये देखना है कि जो इन्वायरमेंट होता है, चाहे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो या इंटरनल इन्वायरमेंट हो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो या इंटरनल इन्वायरमेंट हो, जिस इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रहता है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है। इन्वायरमेंट में हमेशा चेंज होती रहती है। इन्वायरमेंट में हमेशा चेंज होती रहती है, चाहे वो इन्वायरमेंट इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसमें एक चेंज के आने का अमल वो मुसलसल जारी होता है। चेंज तो होती रहती है, चाहे इंटरनल एनवायरनमेंट हो या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो। इस चेंज को कहते हैं स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर खास किस्म के एक रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे कानून तक आवाज आ रहा है तो ये रिसेप्टर्स है। हम कोई चीज देख रहे हैं आई से, ये रिसेप्टर्स है। इसी तरह से इंटरनल ऑर्गन्स में भी कई ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं नर्वस सिस्टम के हवाले से। रिसेप्टर्स का काम होता है इस स्टिमुलस को डिटेक्ट करना, स्टिमुलस को डिटेक्ट करना और आगे इसी स्टिमुलस को डिटेक्ट करना और स्टिमुलस को आगे कंट्रोल सेंटर की तरफ ये इस इंफॉर्मेशन को भेज देना। रिसेप्टर का काम कभी भी नहीं होगा कि वो चेंज आती है तो फौरन उसको जो रेस्पॉन्ड करे। रेस्पॉन्ड करना रिसेप्टर्स का काम नहीं होता है। इनका काम होता है एक तरफ से इस स्टिमुलस से आप चेंज को डिटेक्ट किया है, दूसरी तरफ से इसको आगे कंट्रोल सेंटर की तरफ ये भेज देते हैं। हर एक जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एक कंट्रोल सेंटर होता है मुख्तलिफ ऑर्गन्स की आपस में कोऑर्डिनेशन करने के लिए। जैसे हमारी बॉडी के अंदर सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आ जाते हैं। तो ब्रेन या स्पाइनल कार्ड इधर एक इंटीग्रेशन होगी, बिकॉज पहले से एक कोई सेट पॉइंट ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। कंट्रोल सेंटर के अंदर सेट पॉइंट मौजूद होती है, फिक्स्ड है। अब उससे अकॉर्डिंगली चेंज हुई है। चेंज जिसको हम कहते हैं ना, पहले जो कंट्रोल सेंटर के अंदर जो चीजें हैं एक सेट पॉइंट की मैकेनिज्म में जैसे मौजूद है, पर अब उसमें चेंज आ गई है। चेंज का मतलब है उसमें तब्दीली आ गई है। तब्दीली आई है तो किस तरह की तब्दीली आई? जैसे अगर हम एक छोटा एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल ब्लड ग्लूकोज लेवल है, नॉर्मल लेवल है, वो इधर कंट्रोल सेंटर के अंदर फिक्स्ड है। जैसे अब उसके अंदर कोई चेंज आई है, चेंज का मतलब होता है या कम हो गई है या ज्यादा हो गई ब्लड शुगर लेवल, तो यकीनन एक ऐसी मैकेनिज्म स्टार्ट होगी। उसके बाद उस शुगर लेवल को वापस नॉर्मल रेंज में लेके आना है, ये ऐसी मैकेनिज्म के लिए यहाँ पे डिसाइड होगा। एक तरफ से स्टिमुलस आए, स्टिमुलस की इंटीग्रेशन या एनालिसिस होगी, वो किधर होगी? इस कंट्रोल सेंटर के अंदर होगी। फिर क्या होगा कि एक एप्रोप्राइट कोई डिसीजन होगा, एप्रोप्राइट कमांड या ऑर्डर हुई। ये एप्रोप्राइट कोई भी सुइटेबल एप्रोप्राइट उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली कैसे, जैसे अगर कोई वैल्यूज बढ़े हुए हैं तो उसको वापस डिक्रीज करना होता है। अगर कोई इंक्रीज्ड वैल्यू की रिपोर्ट आई है ब्रेन के पास तो उसको डिक्रीज करना है, फॉर एग्जाम्पल। तो एप्रोप्राइट जो कमांड्स या जो ऑर्डर्स होते हैं यहाँ से रिलीज होंगे इस कंट्रोल सेंटर से। किधर जाएंगे? जाएंगे इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ। इफेक्टर ऑर्गन मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, ये सब इफेक्टर ऑर्गन्स हैं। इफेक्टर्स तक ये ऑर्डर जाएगा और इफेक्टर्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? रिस्पांस प्रोड्यूस करेंगे। आमतौर पे जनरली हम ऐसे ही नोट करते हैं कि स्टिमुलस का कोई बदला जो है रिस्पांस होता है, पर यकदम कोई भी रिस्पांस ऐसे प्रोड्यूस नहीं होता है। उसके लिए बॉडी के अंदर एक कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, काफी ऑर्गन एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं।
जैसे आई से मैसेज जाता है ब्रेन में, जाता है ब्रेन, जो हम डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है। जैसे इस रूम के अंदर कोई छुपकली जो है बाल इधर नजर आ जाए तो फिर हम कहते हैं अच्छा छुपकली है, वो हमारी आंखों ने देखा, ब्रेन तक मैसेज आएगा। ब्रेन के अंदर पहले से उस वाल लिजर्ड के बारे में हमारे यहाँ आइडियाज मौजूद है, खौफ की अलामत जैसे मौजूद है। यकीनन हम डर जाएंगे, भागेंगे छुपकली से, इतने बहादुर है। तो ये काम कौन करेगा? ये हमारे लेग्स करेंगे, इफेक्ट और मसल्स करेंगे। तो छुपकली को देखा और हम भाग गए, तो ये हमारा जो हुआ रिस्पांस हुआ। स्टिमुलस इसके अंदर क्या हुआ? स्टिमुलस हुई छुपकली, वाल लिजर्ड। रेस्पॉन्स हमारा क्या हुआ? रेस्पॉन्स ये हुआ हम उसको देख के भागे। तो इसे हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की मैकेनिज्म होती है। और ऐसी कोऑर्डिनेशन जैसे एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है जो नर्वस सिस्टम के जरिए होती है, और दूसरी कोऑर्डिनेशन होती है केमिकल्स के जरिए, जिससे केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। पुराना बुक था उसके अंदर एक सिंगल चैप्टर के अंदर ये दोनों टॉपिक्स थे। आज जो हमारे यहाँ नया टॉपिक, नया बुक मौजूद है, तो उसके अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन सबसे पहले पढ़ेंगे और केमिकल कोऑर्डिनेशन का अलग ही चैप्टर है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होती है वो थ्रू नर्वस सिस्टम होती है। एक और भी कोऑर्डिनेशन होती है जिससे केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के जरिए होती है। केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के जरिए होती है, केमिकल मैसेंजर्स हार्मोन्स। नर्वस कोऑर्डिनेशन थ्रू नर्वस सिस्टम, उसके भी काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उनके जरिए नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है। तो नर्वस सिस्टम के अंदर जो बेसिक यूनिट होता है जिसका नेम होता है न्यूरॉन होता है। तो आज सबसे पहले हम न्यूरॉन की हेडिंग को सीखेंगे कि न्यूरॉन क्या होता है, व्हाट इज न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट होगा वो न्यूरॉन होगा। और न्यूरॉन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे वो इनको हम आज सीखेंगे कि व्हाट इज न्यूरॉन। टिपिकल एक न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन जो है एक, जिसे आम जबान में नर्व सेल कहते हैं। न्यूरॉन इज कॉमनली कॉल्ड नर्व सेल। न्यूरॉन इज कॉमनली कॉल्ड नर्व सेल। नर्व सेल है तो यकीनन इसके अंदर जो सेल की जितनी भी स्ट्रक्चर्स होती हैं वो सब मौजूद होंगी। कौन सी स्ट्रक्चर? जैसे न्यूक्लियस इज देयर, साइटोप्लाज्म इज देयर, और उसके अलावा इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मौजूद है। टिपिकल सारे ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो भी सब मौजूद होते हैं। पर एक खास किस्म की इसकी फंक्शनिंग है कि सिग्नल या स्टिमुलस को ये रिसीव करते हैं और देन आगे कंट्रोल सेंटर की तरफ भी भेज सकते हैं, या कंट्रोल सेंटर से इफेक्टर तक कमांड या ऑर्डर भी ले जा सकते हैं। और कंट्रोल सेंटर के अंदर न्यूरॉन्स ही होते हैं जो इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में आगे आपको पता है कि 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन होते हैं, जिसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर तक इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। और ब्रेन के अंदर या स्पाइनल कार्ड जो है इसमें इंटर न्यूरॉन होते हैं जो इंटीग्रेशन करते हैं। और कंट्रोल सेंटर से इफेक्टर तक मैसेज ले जाने का काम ये मोटर न्यूरॉन करेंगे। हमारे सिलेबस के अंदर ये 3 टाइप्स के न्यूरॉन भी मौजूद है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जस्ट एक न्यूरॉन के कंपोनेंट्स को देखते हैं। तो न्यूरॉन के कंपोनेंट्स को हम देखेंगे तो उसके अंदर सबसे पहले हम नोट करते हैं कि इसके अंदर साइटोन और सेल बॉडी, या जिसे सोमा भी कहते हैं, साइटोन या सेल बॉडी या सोमा, ये जो एरिया है सारा साइटोन साइटोन है, जिसे सोमा भी कहते हैं और सेल बॉडी भी कहते हैं। सोमा सेल बॉडी, साइटोन सोमा सेल बॉडी। उसके अंदर एक खास किस्म के ऑर्गेनेल्स हैं जिन्हें कहते हैं निजल्स ग्रेन्यूल्स और निजल्स सब्सटेंसेस। निजल्स ग्रेन्यूल्स और निजल्स सब्सटेंस, निजल पर्सन का नेम है, निजल्स ग्रेन्यूल्स और निजल्स सब्सटेंसेस किसके बने हुए हैं? ये RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम्स के बने होते हैं। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से निजल्स सब्सटेंस बनते हैं। इसी
साइटोन से एक एक्सटेंशन आपको नजर आ रही है जिन्हें कहते हैं डेंड्राइट्स कहते हैं। ट्री लाइक जो स्ट्रक्चर है तो उसे कहते हैं ये डेंड्राइट्स है। डेंड्रोलफ्स की मीनिंग ही होती है ट्री लाइक। डेंड्राइट्स हैं और जिनका काम होता है वेरी इंपॉर्टेंटली सिग्नल्स को या इंपल्स को रिसीव करना, रिसीविंग एंड ऑफ द न्यूरॉन। सिग्नल या इंपल्स जो है रिसीव करेंगे ये डेंड्राइट एंड से। रिसीविंग एंड, रिसीविंग एंड ऑफ द न्यूरॉन आर द डेंड्राइट्स, रिसीविंग एंड। देन ये सिग्नल जो आगे कन्वे होगा, किधर कन्वे होगा, एक लॉन्ग फाइबर की तरफ जिसे हम कहते हैं एक्सॉन कहते हैं। लॉन्ग फाइबर है ये एक्सॉन है। पर एक्सॉन की जो ओरिजिन होती है यू नो वेरी वेल, एक स्पेसिफिक पार्ट है दैट इज कॉल्ड एक्सॉन हिलॉक। पायरामिड लाइक स्ट्रक्चर है एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक ये जो पायरामिड लाइक स्ट्रक्चर है सोमा के अंदर, जो इसमें से जो है एक्सॉन लॉन्ग फाइबर ओरिजिनेट होता है, इससे लॉन्ग फाइबर एक्सॉन जो है ओरिजिनेट होता है। एक्सॉन, एक्सॉन, एक्सॉन को कहेंगे कंडक्टिंग एंड। एक्सॉन इज कॉमनली कॉल्ड द कंडक्टिंग एंड। कंडक्टिंग एंड क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे सिग्नल को आगे कन्वे करना, भेजना किधर। यकीनन जैसे एक ये इलस्ट्रेशन हमने बनाई है जो मोटर न्यूरॉन की है, तो मोटर न्यूरॉन जो आगे सिग्नल या ऑर्डर या कमांड इफेक्टर ऑर्गन तक देंगे, इफेक्टर ऑर्गन तक ये कमांड या ऑर्डर या सिग्नल्स देंगे। तो इसके सामने जो यकीनन कोई एक इफेक्टर ऑर्गन होगा। फॉर एग्जांपल हमने अभी अभी रिसेंटली पढ़ा है मसल्स, तो ये सिग्नल या ऑर्डर जो है मसल्स की तरफ जाते हैं। मसल्स जो है इफेक्टर ऑर्गन है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मसल है, मसल सेल की मेम्ब्रेन होती है जिसका नेम है सार्कोलेमा, उसके साथ मायोफाइब्रिल्स के साथ नहीं, सार्कोलेमा। जैसे ये मसल सेल है, मसल सेल उसके साथ ये जो है आके जो एक जंक्शन बनाते हैं जिसे कहते हैं मोटर एंड प्लेट कहते हैं, आपने जैसे पढ़ा है। तो इसे हम कहते हैं कंडक्टिंग एंड इन कॉल्ड एक्सॉन। और इसके जो ये एड्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। इन्हें कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। ब्रांचेस जो मौजूद है इसे हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। अगर एक्सॉन टर्मिनल को देखा जाए कि व्हाट इज प्रेजेंट इन एक्सॉन टर्मिनल, जैसे आपको याद होगा हमने एक्सॉन टर्मिनल के बारे में पढ़ा था मसल कॉन्ट्रेक्शन के हवाले से। ये सिग्नल या मैसेज जो पहले जो इलेक्ट्रिकल है, आखिर में ये सिग्नल या मैसेज इधर केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। किस तरह से, इसके अंदर काफी सारी वेसिकल्स है, काफी सारी वेसिकल्स है, सैक्स हैं, बैग्स है। और इन वेसिकल्स के अंदर एक केमिकल होता है जिसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इन्हें कहते हैं सिनेप्टिक वेसिकल और सिंपली वेसिकल कहते हैं। सिनेप्टिक वेसिकल्स या सिंपली वेसिकल्स कहते हैं। और इन वेसिकल्स के अंदर केमिकल होता है जिस केमिकल का नेम होता है न्यूरोट्रांसमीटर। केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। वेसिकल्स के अंदर जो है केमिकल्स होंगे जिन्हें हम कहेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स। वेसिकल्स के अंदर केमिकल्स होते हैं जिन्हें कहेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे मसल कॉन्ट्रेक्शन के हवाले से आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि वो एसिटाइल कोलिन होगा न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए हमने पढ़ा था एसिटाइल कोलिन। अब एक और पॉइंट है कि एग्जाम जो होते हैं ऐसे दो किस्म के होते हैं। एक ऐसे एग्जाम होते हैं जिनके बाहर माइलिन की शीट नहीं होती, लिपिड एक है माइलिन, उसकी अगर शीट होती है तो उसे हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। अगर वो लिपिड की शीट नहीं होती है तो हम उससे कहते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। जाहिर है जिसके अंदर माइलिन शीट नहीं है। तो वो एक सेल होते हैं, खास तौर पे एक ग्लियल सेल कहते हैं। जैसे ये नर्व सेल है या न्यूरॉन है, न्यूरॉन इज आल्सो कॉल्ड नर्व सेल। दूसरे सेल्स जो होते हैं वो गिलियल सेल होते हैं। गिलियल सेल का मकसद होता है इस न्यूरॉन के अदर फंक्शंस को मेंटेन करना, सपोर्ट करना। और भी फेगोसाइटिक कुछ फंक्शंस हैं, बहरहाल इतनी डिटेल हमारे बुक में नहीं है। तो एक गिलियल सेल होते हैं जिसका नेम होता है जैसे न्यूरोगिलिया और गिलियल सेल। शॉन सेल होता है जो जिसकी मेम्ब्रेन के अंदर ऐसी माइलिन शीथ की जो लेयर्स ऐसे बनते हैं
और शॉन सेल्स ही होते हैं जो ऐसी माइलिन शीथ प्रोड्यूस करते हैं। शॉन सेल्स ही होते हैं जो माइलिन शीथ प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, इसका अपना न्यूक्लियस होता है। शॉन सेल जो है इसका अपना न्यूक्लियस भी होगा शॉन सेल का, जो माइलिन शीथ प्रोड्यूस करता है। इस सेल का नेम हम नोट करेंगे कि ये शॉन सेल है, पर्सन का नेम। और यही जो है सेल जो है माइलिन शीथ प्रोड्यूस करता है। माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस सेल, शॉन सेल। माइलिन एक लिपिड है, उसकी शीथ प्रोड्यूस हो गई। अब इस शीथ प्रोड्यूस होने का आगे जैसे ये फायदा होगा, एक इंसुलेशन का काम, प्रोटेक्शन का काम, और नंबर टू इम्पल्स जो है या सिग्नल है उनकी जो फास्टर कंडक्शन होती है, क्विकर कंडक्शन होती है। क्विकर कंडक्शन होती है जिसे कहेंगे साल्टेटरी कंडक्शन। जब इम्पल्स या सिग्नल या फास्ट ट्रेवल करने होते हैं तो उस कंडक्शन को कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी कंडक्शन, साल्टेटरी कंडक्शन, सिग्नल्स की साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी का मतलब ही होता है जंप देना। जैसे ये नर्व इम्पल्स है, एक पॉइंट है, दो शॉन सेल्स के दरमियान एक पॉइंट होती है जिसे कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। तो शॉन सेल्स के दरमियान एक पॉइंट होगी, उसे हम कहेंगे नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ वियर, रेनवियर एक पर्सन का नेम है तो इस वजह से नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर पे ये सिग्नल और इम्पल्स वेरी क्विक और फास्ट आएंगे। मुख्तलिफ बुक्स के अंदर इनमें स्पीड के बारे में लिखा हुआ है। जैसे कहते हैं अगर अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन होगा तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और अगर माइलिनेटेड न्यूरॉन है तो वही इम्पल्स जो 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इतना तेज या कंडक्शन हो सकता है। तो ये एक टिपिकल न्यूरॉन है जो ये हमने अभी जो पढ़ा है, ये मोटर न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। मोटर न्यूरॉन का मकसद होता है जो सीएनएस से, कंट्रोल सेंटर से इफेक्टर ऑर्गन तक कमांड या ऑर्डर लेके आता है, तो उससे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन कहते हैं। तो अलग अलग पॉइंट्स बना के आप इनको याद कर सकते हैं, बिकॉज पीएमसी के सिलेबस के अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। फिर इसी एंड में से अगर आप ये पार्ट समझेंगे एग्जाम टर्मिनल, तो आप आगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सिनेप्स आप समझ पाएंगे। तो आज का टॉपिक है ना, ये आप इसको ऐसे ना समझे, वेरी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब आप मोटर किसी भी न्यूरॉन की जैसे आप स्ट्रक्चर समझेंगे तो आगे आपको फंक्शन समझ में आएगा। स्ट्रक्चर के हवाले से वेरियस पार्ट्स हैं। अल्टीमेटली जो है ना, जैसे पहले ये सारे सिग्नल होते हैं वो इलेक्ट्रो इन नेचर होते हैं। ये जितने भी सिग्नल्स होते हैं या कमांड होते हैं पहले इलेक्ट्रो इन नेचर होते हैं। ये जितना जैसे सिग्नल या इम्पल्स आया यहाँ तक इलेक्ट्रो होता है, और यही इलेक्ट्रो सिग्नल देन जो है केमिकल सिग्नल में फर्दर कन्वर्ट होता है। केमिकल कौन सा? दैट इज द न्यूरोट्रांसमीटर। वही मैसेज जो है केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो जो नर्व इम्पल्स जो प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर होता है। नर्व इम्पल्स कहें, जिसे आप ऑर्डर कहें, कमांड कहें, इंफॉर्मेशन कहें, जो न्यूरॉन में ट्रेवल करती है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर। तो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर किस तरह से होती है। तो अब हम आते हैं थोड़ा पीएमसी के सिलेबस को भी देखते हैं और क्या कौन सी चीजें हमें डिस्कस करनी है। हम यहीं पे आते हैं। पीएमसी के सिलेबस को देखना जरूरी है, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनको पता है, और कुछ जो लोग हैं जो अब जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया होगा इंट्री टेस्ट, तो उनको मालूम नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे सबसे पहले नर्वस सिस्टम हमें पढ़ना है, नर्व इम्पल्स पढ़नी है, स्टेट्स इन द नर्व कोऑर्डिनेशन। स्टेट कौन से हैं? जैसे अभी हमने पढ़ा कि स्टिमुलस दैट इज डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर से ये इंफॉर्मेशन आगे कंट्रोल सेंटर में जाएगी, कंट्रोल सेंटर के अंदर कोऑर्डिनेशन होगी, कोऑर्डिनेशन के बाद एक एप्रोप्राइट, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन एक एप्रोप्राइट सिग्नल कमांड ऑर्डर इफेक्टर तक आता है। ये सारे स्टेप्स है। न्यूरॉन भी पढ़ेंगे, उसकी स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिटवीन सेल्स और सिनेप्स।
एक ऐसे जो टॉपिक मौजूद है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस द सिनेप्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इसके अंदर काफी क्वेश्चन टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आने के चांसेस होते हैं इस टॉपिक के अंदर। उसके बाद जैसे ये केमिकल कोऑर्डिनेशन के टॉपिक्स हैं सारे, हार्मोन्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। फिर दोबारा आएंगे तो ये नर्वस कोऑर्डिनेशन है, रिफ्लेक्सेस एंड रिफ्लेक्स आर लेवल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स फंक्शन एंड ब्रेन की स्ट्रक्चर टोटल हमें पढ़नी है। तो ये सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन का सेक्शन है, बाकी रिमेनिंग जो है जितने भी है ये सब जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन है, जिनकी लर्निंग ऑब्जेक्ट इसी के अंदर सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। पर पहला जैसे टॉपिक है वो है न्यूरॉन की स्ट्रक्चर और टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ी देर पहले हमने ऐसा ही फ्लो चार्ट बनाया था, जो टॉपिक भी है हमारी बुक के अंदर इंक्लूड भी है। स्टिमुलस जो चेंज होती है इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होती है, चेंज को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर आगे इंफॉर्मेशन किधर भेजते हैं, कंट्रोल सेंटर या सेट पॉइंट में भेजते हैं। कंट्रोल सेंटर से इंटीग्रेशन होने के बाद, क्योंकि वहां पे चीजों की, हर चीजों की कोई ना कोई जैसे एक लाइक सेट पॉइंट मौजूद होती है। चेंज क्या है, ये चेंज ये स्टिमुलस है, वो चेंज है। अब उसकी जो है एनालिसिस होगी कि अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए। देन एक एप्रोप्राइट कमांड या ऑर्डर जो इफेक्टर्स तक जाएगा, और इफेक्टर्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, रिस्पांस प्रोड्यूस करेंगे। रिस्पांस प्रोड्यूस करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो चेंज आई थी ना वो करेक्ट हो गई। चेंज करेक्ट हो गई तो ये बस ये होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म रिस्टोर हो जाएगी, और इस तरह से नर्वस कोऑर्डिनेशन है हमारी बॉडी के अंदर वर्क करती है। जैसे एक एग्जांपल लिया गया है कि जैसे सेंसरी रिसेप्टर्स जैसे आईज के अंदर मौजूद हैं, तो उन्होंने कोई ऐसी चेंज जैसे डिटेक्ट की, फॉर एग्जाम्पल चेंज डिटेक्ट ये की है कि उनको जैसे कोई जैसे चुभने वाली चीज लगी है या लगने वाली है या टच हो रही है, तो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन जो किधर जाएगी, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में जाएगी। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में से इंटीग्रेशन होने के बाद जो मोटर आउटपुट है वो अल्टीमेटली मसल्स को जाएगी, और मसल्स से जो है इफेक्टर ऑर्गन्स है, और मसल्स रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। तो इस मैकेनिज्म में या पैटर्न में नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है। तो ये हमारी बुक के अंदर तो नहीं है, पर ओवरऑल एक जैसे हेडिंग है ना, तो क्योंकि एसटी भी नई बुक के अंदर ये नहीं है कि हाउ नर्वस कोऑर्डिनेशन वर्क, तो ये थोड़ी सी अदर देन एसटीबी बुक है, पॉइंट्स हैं जो अभी हमारे पास एसटीबी बुक है उसके अंदर ये पॉइंट्स नहीं है। पर पीएमसी के सिलेबस के अंदर एक हेडिंग मौजूद है, तो उसके हवाले से थोड़ा सा हम डिस्कस करना है कि वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन, बिकॉज जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कोई सिंगल सेल नहीं होता है, उसके अंदर काफी सारे डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। वो एक दूसरे के साथ मिलके कोऑर्डिनेटेड वे में अगर वर्क करेंगे तो एक स्मूथ फंक्शन प्रोड्यूस होगा बॉडीली, अदरवाइज कोई भी प्रॉपर फंक्शन मेंटेन नहीं होगा। The body of an organism in a proper manner to produce appropriate reaction to a stimulus is called the coordination। just एक coordination की definition है। then और मजीद दो definition है कि stimulus क्या है और response क्या है। stimulus change है, change in environment, कौन सा environment may be internal और external environment हो सकता है, which an organism respond and reacts। उसी चेंज को जो कोई भी ऑर्गेनिज्म, जाहिर है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, यकीनन उस चेंज को डिटेक्ट भी करेगा, देन उसके बाद उसका कोई ना कोई रिस्पांस भी होगा। तो इस चेंज को कहते हैं स्टिमुलस कहते हैं। चेंज का जो बदला होता है वो रिस्पांस होता है। रिएक्शन टू स्टिमुलस, सिंपल वर्ड्स में रिएक्शन टू स्टिमुलस इज कॉल्ड एज रिस्पांस। रिएक्शन टू स्टिमुलस इज कॉल्ड एज रिस्पांस। जैसे छोटे बच्चे को थोड़ा सा एक चोट लगती है या कुछ कोई मार पड़ती है तो उसका रिएक्शन ये होता है, रो पड़ता है, तो ये उसका जो रिएक्शन होता है। अचीव्ड बाय नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये जो कोऑर्डिनेशन किस तरह से, दो किस्म की कोऑर्डिनेशन होती है, एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन जो हम नर्वस सिस्टम के जरिए पढ़ेंगे, और दूसरी कोऑर्डिनेशन होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। यकीनन हम हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे। फर्दरमोर इन थ्रू व्हिच टू और मोर ऑर्गन्स विद इन लिविंग थिंग इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ द अनदर। जैसे देखें आई, ब्रेन और इफेक्टर मसल्स, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, और एक स्मूथ फंक्शन काम उसका काम करने के लिए जो इनके आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। जैसे
अगर आइस कोई चीज ऐसी खराब चीज देख रहे हैं, खड्डा गड्ढा देख रहे हैं, तो यकीनन आइस तो मैसेज देंगे ब्रेन को। ब्रेन क्या डिसाइड करेगा कि भाई इससे पत्थर से खड्डे से गड्ढे से थोड़ा टर्न होना चाहिए। रोड साइड पे गाड़ी आ रही है, बिल्कुल हॉर्न दे के आ रही है, गाड़ी हमारी आंखें देख भी रही है, हॉर्न उनका जो कानून लगा रहा है, और फिर भी अगर हम रोड सेंटर ऑफ द रोड से नहीं हटेंगे तो जाहिर है हिट होगी। तो उसके लिए जो है कोऑर्डिनेशन का काम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का काम फौरन यही होगा कि एक तरफ से टर्न किया जाए, मसल्स को ऑर्डर आएंगे, कमांड आएंगे, और हम एक साइड पे हो जाएंगे, अदरवाइज जैसे कोई अनलकीली एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसके लिए यानी एक दो या मुख्तलिफ आर्गन से एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कहते हैं। This biological coordination is especially in reference to the brain giving orders, और orders then यकीनन जो किसके पास जाएंगे, इफेक्टर ऑर्गन्स तक जाएंगे जो रिस्पांस प्रोड्यूस करेंगे। अभी हमने जो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी है तो उसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। जैसे ये न्यूरॉन का साइटोन या सेल बॉडी है जिसके अंदर न्यूक्लियस मेन है, और इसके अलावा और भी निजल्स सब्सटेंस है, ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं जिसके अंदर आर और राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगी, गोल्जी बॉडीज भी होंगी। ऐसे नहीं कि सिर्फ निजल्स सब्सटेंस, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सिर्फ निजल सब्सटेंस है। निजल सब्सटेंसेस के अलावा सब चीजें मौजूद होती हैं इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्जी बॉडीज भी होते हैं, और ये पार्ट जो है न्यूरॉन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे अब आप देखें एक्सॉन टर्मिनल है, तो इधर इसके अंदर वेसिकल है, और वेसिकल के अंदर केमिकल होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। पर ये न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, प्रोड्यूस इसी साइटोन में होते हैं। तो जाहिर है इतने डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जरूर होंगे ना, तभी इनमें प्रोड्यूस किया होगा। इसी तरह से आप ये ट्री लाइक जैसे अरेंजमेंट आप देख रहे हैं जिससे कहते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं, या आप इन्हें जो है डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स क्या होता है, डेंड्राइट्स जो रिसीविंग एंड है, सिग्नल या इंपल्स को रिसीव करेंगे। डेंड्राइट एंड के बाद जैसे एक पायरेमिड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसका नेम है एक्सॉन हिलाक है। एक्सॉन हिलाक के बाद ये लॉन्ग फाइबर जा रहा है जिसका नेम है एक्सॉन है, और उसके बाद किन न्यूरॉन्स के अंदर शॉर्न सेल होते हैं जो माइलिन शीट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ये शॉर्न सेल है, उसका ये न्यूक्लियस है। तो इसी तरह से वन शॉर्न सेल है, एक सिंगल शॉर्न सेल, दो शॉर्न सेल्स के दरमियान एक स्पेस होता है, उसे हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। और ये जो माइलिन शीट है, एक दूसरे के ऊपर माइलिन शीट है, इसको प्रोड्यूस किसने किया, इसको प्रोड्यूस किया इस शॉर्न सेल ने किया। और आखिर में लास्ट अगर एग्जाम टर्मिनल अंदर केमिकल्स होते हैं, यू नो वेरी वेल, उन्हें हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होंगे, सिनेप्टिक जैसे एक गैप होता है, और देन जो इफेक्टर कोई सेल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मसल सेल के बारे में हमने पढ़ा था, और इसकी ये जो है मसल सेल की सार्कोलेमा का स्पेसिफिक रीजन है, और इसे हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट कहते हैं। और इसको जिठाना मोटर एंड प्लेट कहते हैं, और इस मोटर एंड प्लेट में जो है रिसेप्टर्स मौजूद हैं। किसके लिए रिसेप्टर्स मौजूद है, रिसेप्टर्स है फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होंगे, देन आगे जो है इलेक्ट्रो मैसेज जो आगे केमिकल मैसेज में इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। ओवरऑल जैसे ये न्यूरॉन की इलस्ट्रेशन है जिसके अंदर जैसे आप देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है, निजल सब्सटेंसेस है, डेंड्राइट्स है, पायरिमिड लाइक स्ट्रक्चर है एक्सॉन हिलर का, और उसके बाद लॉन्ग फाइबर है जैसे हम ये एक्सॉन कहेंगे, ये एक्सॉन टर्मिनल है, और एक्सॉन जेठानल 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 नहीं।